रात करीब 10 बजे के आसपास का समय होता है। दरोगा साहब जब अपने थाने से अपनी ड्यूटी खत्म करके अपने घर पर आते हैं और जैसे ही अपने घर के मेन गेट के पास में पहुंचते हैं तो उन्हें अपने घर के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई दे रही होती हैं। उन आवाजों को सुन करके जो दरोगा साहब होते हैं वो चुपचाप अपने घर के दरवाजे के पास में खड़े हो जाते हैं और फिर वो उन आवाजों को अच्छी तरीके से सुनने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही उन आवाजों को गेट पर कान लगा करके सुनने की कोशिश करते हैं तो दरोगा साहब को अंदर से कुछ अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। यह सुन करके जो दरोगा साहब होते हैं वो बहुत ज्यादा सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, पर वो चुपचाप उसी जगह पर खड़े रहते हैं। जैसे ही लगभग 15 मिनट का समय बीतता है, 15 मिनट के समय के बाद में वो उन आवाजों का आना बंद हो जाता है और जैसे ही उन आवाजों का आना बंद होता है जो दरोगा साहब होते हैं वो अपने दरवाजे पर लॉक करने लगते हैं। जैसे ही दरोगा साहब दरवाजा लॉक करते हैं उससे 5 मिनट के बाद दरवाजा खुलता है और जैसे ही दरवाजा खुलता है दरोगा साहब अपने घर के अंदर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनकी पत्नी उस समय घर के अंदर अकेली होती है। पर अब यह दरोगा साहब को बहुत ही अच्छी तरीके से विश्वास हो चुका था कि जरूर इस घर के अंदर कोई ना कोई है और जैसे ही अपने घर के अंदर उस रूम के अंदर वो कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं वैसे ही पर्दे के पीछे वो देखते हैं कि एक व्यक्ति खड़ा होता है और उस व्यक्ति को देख करके जैसे ही वो अपनी पत्नी से पूछते हैं कि आखिरकार ये कौन है, तभी जो उनकी पत्नी होती है वो तुरंत दरोगा साहब के पैरों पर गिर पड़ती है और पैरों पर गिर करके वो उनसे गिड़गिड़ाने लगती है, माफी मांगने लगती है और कहती है कि हमसे गलती हो गई है, हमें माफ कर दीजिए, दोबारा से यह गलती नहीं होगी। दरोगा साहब अपनी पत्नी को माफ कर देते हैं पर वो जो व्यक्ति होता है उसको ये चेतावनी देते हैं कि आज के बाद अगर तुम इस घर के अगल बगल दिखाए तो तुम्हारी खैर नहीं है। जो व्यक्ति होता है वो कहता है कि साहब आज के बाद मैं कभी भी तुम्हारे घर के अंदर तो नहीं पर घर के आसपास भी नहीं दिखाई दूंगा। और उसके बाद इस कहानी में क्या होता है ये जानने के लिए इस कहानी को लास्ट तक जरूर सुनें। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं सागर पटेल। दोस्तों आप लोगों से बस एक छोटी सी गुजारिश करते हैं कि अगर आप अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं और अगर आप लोगों को यह सच्ची घटना है, सच्ची कहानी अच्छी लगे तो इसे एक लाइक शेयर कर कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आखिरकार ये कहानी आप लोगों कहां से सुन रहे हैं। दरअसल दोस्तों आज की ये जो सच्ची घटना है, आज की ये जो सच्ची कहानी है, इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है कानपुर, उसी कानपुर देहात का एक थाना पड़ता है सजेती थाना। इसी सजेती थाना में जो थाना प्रभारी होते हैं जिनका नाम होता है पंचलाल। दरअसल दोस्तों ये बात है 3 जुलाई की शाम जो पंचलाल होते हैं वो अपने आवास पर होते हैं। उनके आवास पर उनके ही थाने से एक मुंशी जिसे कुछ कागजों में साइन करवाना होता है, वो मुंशी जैसे ही पंचलाल के आवास पर पहुंचता है और उनके दरवाजे पर लॉक करता है। लॉक करने के बाद में दरवाजे के अंदर से कोई आवाज नहीं आती है पर दरवाजे के अंदर घर के अंदर कूलर चल रहा होता है। उसे पता होता है कि इस घर के अंदर जरूर कोई ना कोई व्यक्ति है क्योंकि कूलर चल रहा है और जैसे ही वो धक्का दे करके दरवाजा खोलने की कोशिश करता है दरवाजा अपने आप से खुल जाता है। वो तुरंत घर के अंदर जाता है और जैसे ही वो अंदर पहुंचता है अंदर का दृश्य देख करके उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है। दरअसल दोस्तों जो पंचलाल होते हैं, जो थाना प्रभारी होते हैं, उनकी उस रूम के अंदर लाश पड़ी होती है और उनकी लाश के बगल में एक चाकू पड़ा होता है। उनके शरीर से बहुत सारा ब्लड बह रहा होता है। जैसे इस नज़ारे को वो मुंशी देखता है वो तुरंत वहां से भाग करके थाने पर पहुंचता है और थाने में पहुंचने के बाद में वो पूरी कहानी थाने पर बताता है। अब थाने से जो पुलिस वाले होते हैं वो लोग दरोगा साहब के, थाना प्रभारी साहब के आवास पर पहुंचते हैं और आवास पर पहुंच करके वो देखते हैं कि जो ये सोचो पंचलाल साहब हैं वो जमीन पर पड़े हैं और उनके बगल पर एक चाकू पड़ा हुआ है, उनके शरीर से ब्लड बह रहा है। अब पुलिस तुरंत इस जांच में लग जाती है कि आखिरकार कातिल कौन हो सकता है। सबसे पहले पुलिस यह जानकारी करने की कोशिश करती है कि आखिरकार इन लोगों के रिश्ते, पंचलाल के रिश्तेदार, सबसे खास रिश्तेदार कौन है। तब पता यह लगता है कि जो पंचलाल हैं वो सीतापुर जिला का एक मनपुरा थाना पड़ता है, रामकुंड गांव पड़ता है, उसी गांव के रहने वाले होते हैं। अब पुलिस तुरंत सबसे पहले तो यह सूचना उनके गांव को देती है, उनके परिवार को देती है और जैसे ही उनके जो परिवार के लोग आते हैं उनके पुलिस उस शव का पोस्टमार्टम करा करके जो शव होता है उनके बच्चों को सौंप देती है। उसके बाद में जो पुलिस होती है उनके बच्चों से कुछ पूछताछ करती है, उनसे जानकारी करने की कोशिश करती है। उनसे ये पूछती है कि आखिरकार जो आपके पिता पंचलाल हैं इनका क्या किसी से
जातीय दुश्मनी थी तो जो उनके बेटे होते हैं वो उनको बताते हैं कि साहब जो हमारे पिता हैं वो बहुत ही सीधे थे, पर कुछ दिन पहले उन्होंने एक शादी कर ली थी। अब जैसे ही पुलिस को यह बात पता लगती है कि आखिरकार पंचलाल की एक नहीं बल्कि 2 शादियां हुई थी, तो पंचलाल उनकी दूसरी पत्नी के बारे में जानना चाहती हैं। दरअसल दोस्तों, एक कहानी की शुरुआत होती है सन 2001 से। उस समय जो पंचलाल होते हैं उनकी पत्नी कुंती देवी होती हैं, जिनको 4 बच्चे होते हैं। पर अचानक 2001 में जो पंचलाल होते हैं उनकी पत्नी कुंती देवी की तबीयत खराब हो जाती है। पंचलाल अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार किया करते हैं। वो अपनी पत्नी को बचाने के लिए लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, पर कहते हैं ना कि ईश्वर की मर्जी के आगे कुछ नहीं चलता है। और एक दिन अचानक पंचलाल की पत्नी का देहांत हो जाता है, और जैसे ही पंचलाल की पत्नी का देहांत होता है उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, क्योंकि अब उनको 4 बच्चों की परवरिश करनी होती है। पर पंचलाल अपनी हिम्मत नहीं हारते हैं और अपनी जॉब करते हैं, और जॉब करने के साथ साथ अपने उन बच्चों की परवरिश करते हैं। जिंदगी किसी तरीके से चल रही होती है, पर कहीं न कहीं पंचलाल जब कभी भी थाने से अपनी ड्यूटी खत्म करके अपने घर पर आते हैं तो कहीं न कहीं उन्हें अपनी पत्नी की कमी महसूस होने लगती है। इसी समय पंचलाल का ट्रांसफर हरदोई जिले के बेनीगंज थाने में हो जाता है, और जैसे ही पंचलाल बेनीगंज थाने में थाना प्रभारी बनते हैं, पंचलाल के पास में किरण देवी नाम की एक औरत आती है और वो कहती है कि साहब, जो मेरा पति है उसकी अभी नई शादी होती है। लगभग किरण की शादी को 1 साल ही हुए होते हैं, और वो कहती है कि साहब जो मेरा पति है वो शराब पीता है, और शराब पी करके डेली मेरे साथ में मारपीट करता है। जो पंचलाल होते हैं वो जैसे ही किरण को देखते हैं, क्योंकि किरण की उम्र लगभग उस समय 25 वर्ष के आसपास होती है, किरण देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर होती है। पंचलाल किरण को देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। वो तुरंत उसके पति को थाने पर बुलाते हैं और किरण के सामने ही उसे डांटते और उसको ये समझाते हैं कि अगर आज के बाद तुमने अपनी पत्नी को परेशान किया, उसे तंग किया, उसके साथ मारपीट की, तो मैं आपको जेल भेज दूंगा। जो किरण का पति होता है वो अपनी पत्नी को लिवा करके अपने घर चला जाता है। पर अब कहीं न कहीं जब पंचलाल होते हैं उनकी आंखों के सामने किरण का चेहरा घूमने लगता है, क्योंकि किरण थी ही इतनी ज्यादा सुंदर। अब जो पंचलाल होते हैं वो कभी न कभी किसी न किसी बहाने से किरण के घर पर पहुंच जाया करते हैं, उसका हाल चाल लेने के लिए, उससे ये पूछने के लिए कि आखिरकार अब जो तुम्हारा पति है वो तुमको परेशान तो नहीं करता है। किरण को भी ऐसा लगने लगता है कि जो पंचलाल हैं उनको किरण से बहुत ज्यादा हमदर्दी हो गई है, और अब किरण और पंचलाल एक दूसरे को मन ही मन चाहने लगते हैं। अब जो पंचलाल होते हैं वो किरण से मिलने के लिए वो समझ जाते हैं कि अगर हमको किरण से बार बार मिलना है, लगातार मिलना है, तो जरूर उसके पति से हमको दोस्ती करनी पड़ेगी। और इसलिए वो उसके पति को भी अपना दोस्त बना लेते हैं और उसके साथ में कभी दारू पीते हैं, कभी बैठ करके उससे मिलने के बहाने उसके घर पर पहुंच जाया करते हैं। अब इसी बीच जो पंचलाल होते हैं उनके संबंध किरण से हो जाते हैं, और वो दोनों एक दूसरे से छुप छुप करके संबंध बनाने लगते हैं। तब जो पंचलाल होते हैं वो एक दिन किरण से कहते हैं कि किरण, मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। अब जो किरण होती है वो भी अपने पति से ऊब चुकी होती है, क्योंकि वो दारू पिया करता है, उसके साथ में मारपीट किया करता है। अब जो किरण होती है वो सोचती है कि इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा, और वो भी तुरंत पंचलाल के साथ में शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। पर दोस्तों, उस समय पंचलाल की उम्र लगभग 40 वर्ष के आसपास होती है, पर जो किरण होती है वो मात्र 25 वर्ष के आसपास होती है। उस समय तो उन दोनों की शादी हो जाती है। जो किरण का पति होता है वो भी इस रिश्ते को मना नहीं कर पाता है, और उसके बाद में वो दोनों पंचलाल और किरण एक दूसरे के साथ में पति पत्नी की तरह रहने लगते हैं। उसके कुछ दिन के बाद ही जो पंचलाल होते हैं उनका ट्रांसफर कानपुर के नवाबगंज थाने में हो जाता है, और उसी नवाबगंज थाने के अंतर्गत एक कॉलोनी पड़ा करती है, सूर्या कॉलोनी। और उसी कॉलोनी में अब पंचलाल एक किराए का कमरा लेकर के अपनी पत्नी किरण देवी के साथ में रहने लगते हैं, और उसी समय उन लोगों को 3 बच्चे भी हो जाते हैं। अब जब इस सारी कहानी का पता पुलिस को लगता है तो पुलिस जो होती है वो तुरंत किरण देवी कानपुर के सूर्या नगर कॉलोनी किरण देवी के पास में पहुंचती है, और किरण देवी को यह सूचना करती है कि आखिरकार तुम्हारे पति का किसी ने मर्डर कर दिया है। और जैसे ही किरण को यह बात पता लगती है, किरण पुलिस के सामने रोने लगती है और सोचती है, वो किरण से जानना चाहती है कि आखिरकार आपके पति की किसी से कोई दुश्मनी थी। तब जो किरण होती है वो कहती है, साहब की नहीं, हमारे पति की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। पर किरण के हाव भाव देख करके पुलिस को ऐसा लगने लगता है कि शायद किरण को अपने पति के मर जाने से कोई ज्यादा दुख नहीं है, इसलिए अब पुलिस किरण के ऊपर शक करने लगती है। उस समय तो जो पुलिस होती है वो किरण से ज्यादा पूछताछ नहीं करती है, और अब जो पुलिस होती है वो पंचलाल के उस आवास के पास में पहुंचती है जहां पर पंचलाल का मर्डर होता है,
और वहां के आसपास के इलाकों में पूछताछ चालू करती है। और जैसे ही पूछताछ चालू करती है तो वहां का जो एक ठेका होता है जहां पर शराब बिका करती है, उस शराब के ठेके पर पहुंचती है। तो जो शराब के ठेके पर एक व्यक्ति बैठा करता है वो पुलिस को बताता है कि साहब 2 तारीख के शाम को पंचलाल जी यहाँ पर शराब खरीदने आए थे और उनके साथ में एक व्यक्ति था जिसका कलर सांवला था। अब पुलिस आखिरकार ये सोचने लगती है कि उस व्यक्ति को तलाशा कैसे जाए और वो व्यक्ति है कौन। तभी पुलिस पंचलाल की पत्नी के किरण के पास में पहुंचती है और किरण के मोबाइल को चेक करती है। तो किरण के मोबाइल पर एक नंबर मिलता है जिस पर किरण की पत्नी की अक्सर बातें हुआ करते हैं। अब पुलिस उस नंबर को तो ले ही लेती है और उसके साथ में वो पंचलाल के मोबाइल को भी चेक करती है। तो वही नंबर जो होता है वो पंचलाल के मोबाइल पर भी होता है। अब पुलिस ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिरकार ये वही नंबर है जो पंचलाल के मोबाइल पर है और किरण के मोबाइल पर है। अब पुलिस उस नंबर का लोकेशन ट्रेस करती है। तो जैसे ही पुलिस उस नंबर का लोकेशन ट्रेस करती है, पुलिस को पता लगता है कि वो किसी एक महेंद्र यादव के नाम पर, वो सिम जो होता है वो एक महेंद्र यादव के नाम पर है और वो महेंद्र यादव कानपुर के ही की रोडवेज कॉलोनी में रहा करता है। अब पुलिस तुरंत वहां पर पहुंचती है और महेंद्र यादव को गिरफ्तार करती है। और जैसे ही पुलिस महेंद्र यादव को गिरफ्तार करती है, अब इधर किरण देवी से पूछताछ करती है। किरण देवी पहले तो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करती है, पर जैसे ही पुलिस किरण देवी के साथ में सख्ती से पेश आती है, अब जो किरण देवी होती है वो टूट जाती है और पुलिस को सारा सच बताने लगती है। वो कहती है कि साहब हमें पंचलाल से प्यार हो गया था, हम दोनों एक दूसरे के साथ में शादी करके बहुत ज्यादा खुश थे, पर कुछ दिनों से जब पंचलाल हमारी शादी को लगभग 10 साल बीत चुके होते हैं, उसी समय जब भी हम पंचलाल से अपने साथ में रिश्ता बनाने के लिए कहते हैं, क्योंकि पंचलाल की उम्र उस समय 50 वर्ष के पार हो चुकी थी और वो हमारे साथ में रिश्ता बनाने में नाकाम रहते थे, इसलिए साहब मुझे कहीं ना कहीं ये इच्छा होती थी, मेरे जो शरीर की भूख थी शांत नहीं कर पाते थे, इसलिए साहब जो पंचलाल थे उनकी दोस्ती महेंद्र से हो जाती है और इसी बीच जो महेंद्र होता है वो हमारे घर पर आने लगता है। जैसे ही महेंद्र हमारे घर पर आने लगता है, हमें ऐसा लगता है कि महेंद्र ऐसा व्यक्ति है जो हमें संतुष्ट कर सकता है, हमें खुश कर सकता है, और इसी लालच में साहब हमारे और महेंद्र के बीच में अवैध संबंध हो जाते हैं। पर इन्हीं अवैध संबंधों को एक दिन जब पंचलाल ड्यूटी करके अचानक घर पर आ जाते हैं, हम और महेंद्र एक दूसरे के साथ में संबंध बना रहे होते हैं, उसी समय जो पंचलाल होते हैं वो घर पर आ जाते हैं और जैसे ही वो हम लोगों को देखते हैं उसके बाद में वो हम लोगों को मिलने के लिए मना कर देते हैं। पर उसके कुछ दिन बाद ही हम लोग तब तो मिलना बंद कर देते हैं, पर उसके कुछ दिन बाद ही जो पंचलाल होते हैं उनका ट्रांसफर थाना सजेती में हो जाता है और उसके बाद जब भी वो थाना सजेती से हमारे पास में मिलने के लिए आया करते थे, वो हमारे साथ मारपीट किया करते थे। साहब मैं उनकी मारपीट से परेशान हो चुकी थी, इसलिए एक दिन हमने ये बात महेंद्र को बताई। तभी जो महेंद्र है वो कहता है कि मैं एक दिन तुम्हारे पति पंचलाल को रास्ते से ही हटा दूंगा। और इसके लिए जब महेंद्र से पूछताछ पुलिस और इसके लिए जब पुलिस महेंद्र से पूछताछ करती है तो महेंद्र जो होता है वो पुलिस को बताता है कि साहब मेरा एक दोस्त है जिसका नाम निजाम अली है, मैं उससे बात करता हूं और उसको 1 लाख रुपए सुपारी के तौर पर देता हूं, और वो अपने एक दोस्त राघवेंद्र से बात करता है और कुछ पैसे उसको भी देता है। और उसके बाद में साहब हम 2 तारीख को निजाम और राघवेंद्र को लिवा करके पंचलाल के आवास के पास में पहुंचते हैं, उनको उनका घर दिखाते हैं और उसके बाद में हम वापस चले आते हैं। 3 तारीख को साहब हम पंचलाल के साथ में जाते हैं और हम दोनों लोग दारू खरीदते हैं और दारू खरीदने के बाद में उनके घर पर ही बैठ करके दोनों लोग दारू पीते हैं। पर जैसे ही पंचलाल को नशा बहुत ज्यादा हो जाता है वो अपना कूलर चलाते हैं और कूलर चला करके सो जाते हैं, और जैसे ही वो सो जाते हैं उसी समय जो उनके घर का दूसरा पीछे का दरवाजा होता है उस दरवाजे को खोल करके हम राघवेंद्र और निजाम को अंदर कर लेते हैं और निजाम और राघवेंद्र आ करके उनके हाथ और पैरों को पकड़ लेते हैं। उसी समय हम उनकी चाकू से उनके शरीर पर कई वार कर देते हैं और उनकी हत्या हो जाती है। उसके बाद में हम तीनों वहां से भाग जाते हैं। पुलिस जैसे ही इस बात को सुनती है पुलिस के पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है और पुलिस ये तुरंत सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिरकार कैसे एक पत्नी अपने पति की ही अपने शरीर की इच्छा पूरी करने के लिए अपने पति की ही हत्या कर सकती है, अपने पति की ही जान ले सकती है।
तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है। मैं आपका दोस्त सागर पटेल इन्हीं शब्दों के साथ में आप लोगों से विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ में, किसी नई सच्ची घटना के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।